हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के सपोर्ट मटेरियल के अगले यूनिट के रिगार्डिंग, और इसका नाम है पर्यावरण और धारणीय विकास। इससे प्रीवियस मैं आपको मानव पूंजी निर्माण वाले चैप्टर के जो है सपोर्ट मटेरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बता चुका हूं। अगर आपने वहां तक की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई मैं आपको चैप्टर वाइज एक एक यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। आप सोचेंगे कि भाई आप ये मानव पूंजी निर्माण से सीधा ये पर्यावरण वाले चैप्टर पे जो है कैसे आ गया, तो मैं आपको बता दूं, मानव पूंजी निर्माण के बाद जो आपका ग्रामीण विकास वाला चैप्टर है, रोजगार और बेरोजगारी वाला चैप्टर है, उसमें सपोर्ट मटेरियल से कोई भी अलग सा कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन है नहीं, ना ही इसके अंदर दे रखे हैं, तो इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं। आधारिक संरचना जो है वो आपका इस बार डिलीटेड है, वो आना ही नहीं है, इसलिए जो है सीधा पर्यावरण चैप्टर वाले के अंदर जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रखे, इसलिए हम सीधा यहाँ पे आ गए हैं। आपको ना ही ग्रामीण विकास बुक से क्वेश्चन आता है सीधा का सीधा, रोजगार और बेरोजगारी बुक से क्वेश्चन आता है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से सपोर्ट मटेरियल में से। तो ये दो चैप्टर आप जो है इनसे बच गए हो। और आधारिक संरचना वो डिलीट है, उसमें क्वेश्चन थे लेकिन वो डिलीट है, तो वो हमें पढ़ना नहीं है। हम बात करते हैं पर्यावरण और धारणीय विकास वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सबसे पहले कहता है कि भाई इसमें कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है और कौन सा जो है गैर नवीकरणीय संसाधन है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय क्या होता है। तो अगर हम यहाँ नवीकरणीय की अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं उसके बारे में, तो भाई ऐसी चीज़ें जो ख़त्म हो जाएंगी यूज़ करने के बाद वो गैर नवीकरणीय होती है, जो ख़त्म नहीं होंगी वो नवीकरणीय होती है। तो अगर हम बात करते हैं नवीकरणीय की, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे सभी एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय बताना। तो नवीकरणीय के अंदर वृक्ष और मछली आ गया, गैर नवीकरणीय के अंदर पेट्रोल है, कोयला है, लोहा है, और ये सारे जल वगैरह, लोहा आयस्क और जल, ये सब जो है गैर नवीकरणीय साधन है, क्योंकि इनका उपयोग करने के बाद ये खत्म हो सकते हैं, इनकी पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो पहले एग्जाम्पल के अंदर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें आपको केवल रिन्यूएबल और नॉन सोर्स को बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बारी आया हुआ है 1 नंबर का, आजकल विश्व के सामने डैश और डैश की 2 मुख्य पर्यावरण समस्या है। तो हमें बताना है ये दोनों डैशों के अंदर क्या क्या आएगा। तो पहले में आएगा यहाँ पे वैश्विक उष्णता और दूसरे में आएगा ओजोन डिप्लीशन, ओजोन अपक्षय। ये दोनों क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह और ओजोन डिप्लीशन वगैरह। तो ये आपको जब आप ये चैप्टर पढ़ा, अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं, ओजोन परत के बारे में आपको पता ही होगा कि भाई अब दिन प्रतिदिन ख़त्म ही होती जा रही है, जो कि पर्यावरण से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हम पे आने से रोकती है। अगर हम पे डायरेक्ट पड़ जाए तो हमें कई सारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो ये काम करती है, लेकिन अब ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्डिंग। कह रहा है ये निम्न कारक भारत में कैसे पर्यावरण संकट में योगदान करते हैं, सरकार के समक्ष वे कौन कौन सी समस्या पैदा करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्टर्स दे रखे हैं, हमें ये बताता है कि हमें ये सारे इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देनी है कि भाई यहाँ पे जो है पर्यावरण को ये किस तरीके से नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी फैक्टर दे रखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से कोई सा भी फैक्टर अगर आ गया, मान लो ये आ गया संपन्न उपभोग मानक, तो आप इसमें नहीं लिख पाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा ये क्या है। तो भाई यहाँ पे आप एक एक चीज़ें ज़रा समझिए किसमें क्या एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। पहले है बढ़ती जनसंख्या किस तरीके से पर्यावरण के अंदर बाधा उत्पन्न करती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और सरकार के लिए क्या चुनौतियां पैदा कर रही है। बढ़ती जनसंख्या से प्राकृतिक संसाधनों की मांग जो है वो बढ़ जाती है, जबकि प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति स्थिर रहती है। अब जब लोग बढ़ रहे हैं तो लोगों को भाई रिसोर्सेज चाहिए, तो डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ सकती है। इससे अतिरिक्त मांग उत्पन्न हो जाती है, मांग अधिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जो प्राकृतिक संसाधनों पे दबाव डालती है, फोर्स डालती है। इन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है और उपभोग धारण क्षमता की सीमा से बाहर चला जाता है। मतलब जितना उपभोग होना चाहिए उससे ज़्यादा ही उपभोग जो है होने लगता है, जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है और इससे सरकार के समक्ष सर्व की आवश्यकता पूरी करने में असमर्थता की समस्या आती है कि भाई
जब डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो किस तरीके से इसको रोका जाए, किस तरीके से सारी की सारी डिमांड को जो है पूरा किया जाए, कैसे लोगों की बेसिक नीड्स को जो है पूरा किया जाए, इस सब में सरकार जो है वो फंस जाती है। दूसरा है वायु प्रदूषण। ये तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है। कह रहे इससे कई प्रकार की बीमारियां, जैसे फेफड़ों का कैंसर हो गया, ठीक है, दमा हो गया, ये क्षय रोग हो गए, इससे कई तरीके की बीमारियां फैलती है। सरकार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पे अत्यधिक व्यय की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। सरकार को जब लोग अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसे लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो लोगों का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होता है। जल प्रदूषण में भी सेम यही कहानी है। हैजा, मलेरिया, दस्त वगैरह ये सब बीमारियाँ इससे हो जाती है, ख़राब पानी वगैरह से। इससे भी सरकार को हेल्थ स्ट्रक्चर पे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब लोगों को बीमारियां लगेंगी, जब वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, तो सरकारी हॉस्पिटलों में लोग ऐसे ही बीमार पड़े रहेंगे, और क्या। उसके बाद है संपन्न उपभोग मानक। अब ये क्या दिक्कत है, पहले जरा इसको समझिए, वो तो बहुत आसान थे। इससे प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ जाती है, जबकि प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति स्थिर रहती है। भाई वही बात कह रहे जो भी ऊपर लिखा हुआ था। और अतिरिक्त मांग जो है वो उत्पन्न होती है, जो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती है। इससे संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है और उपभोग धारण क्षमता सीमा से बाहर चल जाती है। इससे ये पूरा का पूरा वही लिखा हुआ है। इससे समस्या ये उत्पन्न होती है कि अमीर वर्ग तो कुत्तों के खाने, सौंदर्य प्रसाधन और विलासिता पर व्यय करते हैं, और गरीब वर्ग को अपने बच्चों और परिवार की आधारभूत आवश्यकताओं के लिए भी धन नहीं मिलता। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि ये जो संपन्न उपभोग मानक है ना, इस पॉइंट के अंदर आपको क्या लिखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इस पॉइंट के अंदर आपको ये लिखना है, पहले तो जो हम अभी ऊपर एक ए पॉइंट में पढ़ के आए ना, भाई जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। अब जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो जो जनसंख्या के अंदर देखो यहाँ तक जो लिखा हुआ था वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे हानि होती है, वही सारी की सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है, हानि होती है, ठीक है। यहाँ तक हानि होती है, यहाँ तक यही लिखा हुआ है। जब जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी, अब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसमें अमीर कैटेगरी वाले लोग भी बढ़ रहे हैं, गरीब कैटेगरी वाले लोग भी बढ़ रहे हैं, सभी बढ़ रहे हैं। तो संसाधनों की मांग बढ़ेगी, पूर्ति स्थिर रहेगी, उपभोग बढ़ेगा, और उपभोग जो है सीमा से बाहर चला जाएगा, जिससे पर्यावरण को हानि होगी। लेकिन ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर अमीर वर्ग जो होते हैं वो तो अपने कुत्तों के खाने के लिए, मतलब कुत्तों को खाना मिल रहा है, विलासिता की वस्तु मतलब लग्जरी प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, और वहीं जो समाज के जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं वो बेचारे अपनी बेसिक नीड्स को भी जो है पूरा नहीं कर पा रहे, अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे। इस तरीके की स्थिति अर्थव्यवस्था के अंदर जब क्रिएट हो जाती है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उस स्थिति को हम संपन्न उपभोग मानक कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि वर्ड ऐसा है आप इसके अंदर लिख ही नहीं पाओगे कुछ। अगर आपने पढ़ा है तो ही आप लिख पाओगे, अदरवाइज आप नहीं लिख पाओगे। मतलब कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, अमीर कैटेगरी के भी, गरीब कैटेगरी भी, लेकिन जो उपभोग अब जनसंख्या बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, लेकिन वो जो उपभोग बढ़ रहा है, वो जो उपभोग बढ़ा है वो केवल अमीर कैटेगरी के लोग बढ़ा रहे हैं, गरीब कैटेगरी के लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पे इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। उसके बाद है निरक्षरता। ज्ञान के अभाव के कारण लोग ऐसे संसाधनों का प्रयोग करते रहते हैं, भाई जब इनको नॉलेज नहीं होती। और निरक्षरता मतलब वो लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, तो भाई लोग जो है लकड़ी का, उपलों का, गांव वगैरह के अंदर आप देखते हैं इन सब का यूज़ करते हैं। उनको समझाओगे कि भाई इसका यूज़ मत करो, सिलेंडर गैस वगैरह ले लो, वो नहीं सुनेंगे आपकी, कहेंगे यही ठीक है। इससे संसाधनों का दुरुपयोग होता है। ये दुरुपयोग पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। सरकार को लोगों के स्वास्थ्य पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, लोगों को इससे नुकसान होता है। जब उपले लकड़ी वगैरह जलते हैं, धुआं वगैरह होता है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। जागरूक नहीं होते वो, जागरूकता के अभाव में स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते, कूड़ा कचरा का उचित प्रबंध निरक्षर लोग ठीक तरीके से नहीं करते। जहाँ मन हुआ वहीं कूड़ा फेंक दिया, वहीं रह रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं गंदगी फैला रहे हैं, सब कुछ वही करते हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है। तो ये पर्यावरण के सामने चुनौती है और सरकार के सामने भी। औद्योगिकरण किस तरीके से करता है? औद्योगिकरण से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सारे प्रदूषण इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही होते हैं। इससे काफ़ी सारी बीमारियां फैलती हैं, हम ऊपर बात कर चुके हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से क्या क्या बीमारियां फैलती हैं। जहरीली गैसें हवाओं में और नदियों वगैरह, तालाब में जो है, पानी वगैरह में जो है
मिल जाता है, जिससे कि क्या होता है, इंसानों को, पशु, पेड़, सबको जो है बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। शहरीकरण का मतलब होता है जब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाँव को छोड़कर शहरों में जब बसते हैं, उसको शहरीकरण कहते हैं। इससे संसाधनों का अति उपयोग होता है और ये उपयोग धारण क्षमता की सीमा को पार कर जाता है। मतलब धारण क्षमता की सीमा को पार करने का मतलब है कि जितना उपयोग होना चाहिए उससे ज़्यादा ही हो जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इससे भी आय की असमानता के कारण अमीर वर्ग कुत्तों के खाने और सौंदर्य प्रसाधन पर खर्च करता है, गरीब वर्ग अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है जी। शहरीकरण का मतलब लोग, जब शहरों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बसावट होती है उसको शहरीकरण कहते हैं। गांव में कम होती है और शहरों में अगर ज़्यादा होने लगे, लोग गांव को छोड़कर शहरों में अगर बसने लग जाएं, वो शहरीकरण होता है। वन क्षेत्र में कमी, इससे अगर वन क्षेत्र जो हैं अगर कम होंगे, मतलब लाइक ये कह सकते हो जंगलों का अभाव भी आप इसको कह सकते हो, जंगल वगैरह में ही तो होते हैं मोस्टली पेड़ वगैरह, अगर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, पेड़ वगैरह अगर नहीं होंगे, तो इससे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेड़ जो है हमारे लिए क्या काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर वृद्धि होगी तो उससे जो है वैश्विक उष्णता जो है वो हो रही है, और सरकार को स्वास्थ्य के साथ साथ ऐसे तकनीकी अनुसंधान पर भी व्यय करना पड़ता है जिससे कि एक पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक तकनीक की खोज की जा सके। अगर पेड़ नहीं होंगे तो जो पेड़ काम करते हैं, हमें कुछ ऐसी दूसरी टेक्नोलॉजी को, दूसरा ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा जो पेड़ काम करते हैं। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी हमारा वो काम करे, फिर उस पर पैसे खर्च करो। इससे बढ़िया पेड़ों को काटो ही क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए ना। अवैध वन कटाई, इससे पेड़ हमारे लिए, जब आप पर्यावरण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो पेड़ हमारे लिए जो है क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में आपको जो है पता चलेगा। तब जाके आपको रियलाइज़ होगा कि भाई हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो है हमको क्यों लगाने चाहिए। ठीक है ना। तो ये बात आपको जो है ध्यान से समझनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद है वैश्विक उष्णता, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड एग्जाम में आते ही आता है। वैश्विक उष्णता का मतलब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग इसको कहते हैं। इससे जो है विश्व का तापमान बढ़ता है। जब तापमान बढ़ता है तो भाई बर्फ़ वगैरह जो है पिघलती है, पिघल के पानी बनती है, पानी बन के समुद्र में गिरता है, जिसका समुद्र का जो है जल स्तर बढ़ जाता है। और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो हमें प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ वगैरह जो है, ये सब चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं, उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसके बारे में CBSE के सैम्पल पेपर में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ फैक्टर्स दे रखे थे जिसके बारे में आपको बताया गया है कि भाई कौन सा फैक्टर किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है। पर्यावरण क्या काम करता है, तो इसके 3-4 काम होते हैं। सबसे पहली बात तो ये जीवन के लिए संसाधन उपलब्ध कराता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों ही तरीके के। और ये अवशय को समावित करता है, जितना भी वेस्टेज होता है उसको अपने अंदर जो है समा लेता है। और ये जनहित और जैविक विविधता प्रदान करने वाले जीवन का पोषण करता है, और हमारे को सौंदर्य विलयक सेवाएं भी प्रदान करता है। मतलब नदियाँ, पहाड़, पर्वत, ये सब क्या है भाई, अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हम बिना इनके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है अच्छा नहीं कर सकते। हम घूमने फिरने जाते हैं क्यों, अच्छा इन्वायरमेंट, पार्कों में जाते हैं लोग, अच्छी वायु वगैरह ये मिल सके, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं, ताकि इन्जॉयमेंट कर सके, अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर सके, इसलिए। तो ये जो है पर्यावरण के बिना पॉसिबल नहीं है, ये पर्यावरण का काम है। और लास्ट क्वेश्चन में कहता है, 5 करके हम करेंगे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, और इसके अगले वाले जो क्वेश्चन है ये वाले सारे, ये भाई रिपीटेड है। भारत में भूक्षय के लिए उत्तरदायी 2 कारकों की पहचान कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा, इसको आप भूमि की अवनति भी कह सकते हो, लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं इसको। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। लैंड डिग्रेडेशन के लिए पेड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई, वनस्पति की हानि, ठीक है, और आधारणीय जलवायु, लकड़ी और चारे का निष्कर्ष। मतलब जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये कह सकते हो जमीन का उपजाऊपन, जमीन की प्रोडक्टिविटी को ख़राब करना लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। तो आखिर जमीन का उपजाऊपन कैसे कैसे ख़राब होता है, किस किस तरीके से ख़राब होता है, वो हमें यहाँ पे फैक्टर्स बताने। यहाँ तो 2 ही लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे बुक के अंदर कई सारे फैक्टर लिखे हुए हैं, आसान, ठीक है। औद्योगिकरण आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। वन विनाश आप लिख सकते हो, मृदा अपरदन आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे फैक्टर आप इसके अंदर लिख सकते हो जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। ये 5 में से जो 5वां क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये तो बड़ा नंबर का आना है, इसमें तो ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसमें से जो क्वेश्चन है
जो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें से ये सारे फैक्टर के बारे में आप पढ़ के जाइएगा। जैसे ये जो हमने पढ़ा है, ठीक है, ये वाला, इसमें से कोई सा भी फैक्टर, जैसे संपन्न उपभोग मानक मैंने आपको बताया थोड़ा अलग है, ये आप इसमें लिख नहीं सकते। बाकी ये जो है एक एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है, ये छः से जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड है। भले ही जो हमने ऊपर अभी 5 पढ़े हैं ये आए या ना आए, लेकिन अब जो हम 5 पढ़ेंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। यही 5 एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को, ये मांग पूर्ति का उत्क्रमण, ये बार बार रिपीटेड है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, 15-16, आप जितने भी क्वेश्चन बचे हैं ये सब आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। 16 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो 2 वीडियो में हम कवर कर लेंगे इसको, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। तब तक इन क्वेश्चनों को भी प्रिपेयर कीजिए 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।